आप सभी का मेरे हिंदी साहित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक स्पर्श से एक काव्य रचना पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस और इसके रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी। आइए जानते हैं इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी हमें क्या बता रहे हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु का अर्थ है वर्षा ऋतु। तो पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु आती है तो थोड़े थोड़े समय में जो माहौल है वो बदलता रहता है। प्रकृति अपना वेश, प्रकृति मतलब प्रकृति वेश का मतलब है प्रकृति का रूप थोड़े थोड़े पल में बदलता रहता है और मनुष्यों को आश्चर्यचकित कर देता है। मिखलाकर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। कवि कहते हैं कि जब कभी पर्वतीय प्रदेश में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो पर्वत है वो गोलाकार में फैला हुआ है। मेखलाकर का अर्थ है गोलाकार, तो गोलाकार में फैला हुआ है और पर्वत में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, हजारों फूल। सहस्त्र का अर्थ है हजार, तो हजारों फूल खिले हुए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है उन फूलों को देखकर कि वो फूल नहीं बल्कि पर्वत के आंखें हैं, फूलों जैसी आंखें, जिसे फाड़ कर मीन्स खोल कर अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में महाकार। जो पर्वत है, अवलोकना का मतलब देखना, अवलोक का मतलब देखना, वह अपना ही महाकार, अपना बड़ा सा आकार, महाकार मीन्स बड़ा आकार, अपने ही बड़े आकार को वो बार बार देख रहा है। वो कहाँ देख रहा है? नीचे तालाब में देख रहा है, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा है विशाल। मीन्स उस वो जो पर्वत है, उस पर्वत के नीचे एक बड़ा सा तालाब है और उसी तालाब में वो अपनी छवि देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना विशाल हूँ। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मंद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी का अर्थ है पहाड़ और गौरव मीन्स गुणगान। तो कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि जो पर्वत है उसी पर्वत से एक झरना निकल रही है। झरना का अर्थ तो आप सभी जानते होंगे, ऐसी नदी जो ऊंचे पहाड़ से गिरती है उसे झरना कहते हैं। तो निर्झर जो है झरना है, तो इस पर्वत से जो एक झरना बहकर निकल रही है, और हम सभी जानते हैं कि जब ऊंचे पहाड़ से कोई नदी झरना बह के निकलती है तो एक ध्वनि निकालते हुए वह नीचे की ओर गिरती है। तो इसी ध्वनि को कवि कहते हैं कि ये कोई साधारण ध्वनि प्रतीत नहीं होती, यह तो प्रतीत होती है एक मधुर संगीत, ऐसा संगीत जो पर्वत का गुणगान कर रही है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, एक ऐसा संगीत जो मस्ती भरा है और आनंद भरा है और जिसे सुनते ही पूरी जो परेशानी है दूर हो जाती है और मन में प्रसन्नता छा जाती है। तो उसी प्रकार से वो नदी पर्वत से नीचे गिर रही है और एक संगीत की ध्वनि बिखेर रही है पूरे वातावरण में, और वह संगीत के जरिए वह क्या कर रही है? वह उस पहाड़ का गुणगान कर रही है जिस पहाड़ से वो निकलकर नीचे गिर रही है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, और उस नदी को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह नदी मोती के समान है, मोती के हार के समान है, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, आकर्षित, और वह दूधिया रंग की है। झरते हैं झाग भरे निर्झर मीन्स जब वो ऊपर से नीचे गिर रही है तो फेन हो रहा है। झाग का अर्थ है फेन, फेन निकल रही है और पूरी दूधिया सफ़ेद रंग की है और इसीलिए वो बेहद अद्भुत लग रही है, मोतियों के हार के समान प्रतीत हो रही है। आइए जानते हैं कवि आगे क्या कहते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर
आकांक्षाओं के तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। बच्चों, गिरिवर का अर्थ भी है पहाड़। उर का अर्थ होता है हृदय। उठ उठकर मीन्स ऊपर उठकर। तो कभी कहते हैं इन पंक्तियों में कि उसी पहाड़ पर जो है वृक्ष भी हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष। और उन वृक्षों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे वो वृक्ष पहाड़ की महत्वाकांक्षाएं हैं, ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, ऊपर उठने की कामना है। वह जो पहाड़ पहले से ही इतना ऊंचा है, विशाल है, वह और ऊंचा होना चाहता है और ऊपर जाना चाहता है। और शायद उसके मन में यह इच्छा है कि वो और ऊपर उठकर आकाश को छुए। इस प्रकार से कवि को लग रहा है। किस चीज़ को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है? तरुवर को देखकर। तरुवर का अर्थ है वृक्ष। उस पहाड़ पर जो वृक्ष लगे हुए हैं, उन वृक्षों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि यह वृक्ष नहीं है, बल्कि यह पहाड़ की महत्वाकांक्षाएं हैं, ऊंचा उठने की आकांक्षाएं हैं। शायद वो आकाश को छूना चाहती है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। झांक का मतलब होता है देखना। नीरव नभ में शांत आकाश। हम सभी जानते हैं आकाश एकदम शांत होता है। तो उस शांत आकाश को ये वृक्ष देख रहे हैं। अनिमेष मीन्स एक टक से, अटल मीन्स एकदम शांत होकर ऊपर की ओर दृष्टि लगाए वह आकाश को देख रहे हैं और वो चिंता में भी है। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से हम मनुष्य जब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो हम हमेशा चिंता में रहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने उस लक्ष्य को पूरा करें। उसी प्रकार से पहाड़ पर उगी इन वृक्ष से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहाड़ जो है ऊंचा उठकर आकाश को छूना चाहती है। अब वो किस प्रकार से आकाश को छू पाएगी, कब छू पाएगी, इस विचार से वह जो तरुवर है, जो वृक्ष है, वो एकदम शांत है और एक टक से आकाश की ओर देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फरका अपार पादर के पर, रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, अब तक कवि देख रहे थे कि पर्वत बड़ा विशाल आकार में फैला हुआ है, उसके ऊपर जो फूल खिले हैं वह फूल ना होकर पर्वत की आंखें हैं, जिन आंखों से वो अपना बड़ा सा आकार नीचे उसके नीचे जो तालाब है उसमें वो देख रहा है और प्रसन्न हो रहा है। फिर कवि ने ये कहा कि उसी पहाड़ से एक झरना निकल रही है जो बेहद खूबसूरत है, आकर्षित कर रही है और साथ में एक ध्वनि स्वर भी निकाल रही है जिस ध्वनि में बेहद मस्ती है और आनंद है। इन सब को देखते ही देखते अचानक से मौसम बदल जाता है, सारा माहौल बदल जाता है और क्या हो जाता है, ढेरों काले सफ़ेद बादल उस पर्वत के आसपास आ जाते हैं और अचानक से पर्वत का नीचे का जो हिस्सा होता है वह दिखना बंद हो जाता है। तो कवि कहते हैं ऐसे समय पर कवि को अचानक ऐसा लगा, उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर का अर्थ है पहाड़। कवि को ऐसा लगा कि जो पहाड़ है अचानक से ऊपर उड़ गया हो, क्योंकि उसका नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है अब कवि को। फरका अपार पादर के पर, फरका मीन्स फरफराना, अपार पादर के पर मीन्स, अपार मीन्स बहुत बड़ा और पादर के पर का अर्थ है बादल के पंख। तो कवि को ऐसा लगा जैसे बादल के चमकीले पंख लगाकर पर्वत आकाश में उड़ गया हो। रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू परंबर। और पर्वत तो अब अच्छी तरह से दिख नहीं रहा, बस पर्वत का ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा और केवल जो निर्झर है, जो नदी जो पहाड़ से निकल रही थी उसकी ध्वनि स्वर ही सुनाई दे रही है, वो भी दिख नहीं रहा, केवल ध्वनि स्वर ही सुनाई दे रही है। और अचानक क्या हुआ, जोरों की मूसलाधार बारिश होने लगी और ऐसा लगा जैसे अंबर ने धरती पर
बाणों की वर्षा कर दी हो। टूट पड़ा भू पर अंबर का अर्थ है कि बादलों की मूसलाधार बारिश हो जाना। धस गए धरा में सब है साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी तक तो कवि ने देखा कि अचानक से बादल आ गए, मूसलाधार बारिश होने लगी। कवि को ऐसा लगा जैसे पहाड़ बादलों के पंख लगाकर उड़ गया है और केवल नदी के मधुर स्वर ही सुनाई दे रहे हैं। फिर कवि ने देखा कि जो पेड़ लगे हुए थे पहाड़ पे, जो पहले बहुत ऊंचे ऊंचे दिख रहे थे, वो सब बौने बौने दिखने लगे। क्यों ऐसा हुआ? पेड़ तो अचानक बौना नहीं हो सकता ना। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उनका नीचे का हिस्सा भी बादलों से ढक गया। तो यहाँ पे कवि कहते हैं, धस गए धरा में सब है साल। धस जाना मीन्स धरती के नीचे चले जाना, धरा मीन्स पृथ्वी, सब है मीन्स डर के साथ। साल, साल का अर्थ है एक प्रकार का वृक्ष। तो जो साल के लंबे लंबे वृक्ष थे उस पहाड़ पर, ऐसा लगने लगा जैसे वो वृक्ष डर के मारे धरती में चले गए हो, धरती में धस गए हो। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और जो तालाब था उसके आसपास इस तरह से काले सफ़ेद बादल मंडराने लगे कि ऐसा लगने लगा जैसे उस तालाब में आग लग गई हो और उसके आग लगने से चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया है। अभी इस तरह का माहौल जो शुरुआत में कवि ने देखा था वो भिन्न था, और अभी कुछ क्षण में जो कवि देख रहे हैं वो एकदम भिन्न है। तो इस प्रकार का परिवर्तन जो कवि ने अभी देखा, महसूस किया कुछ ही क्षण में, थोड़े समय में, तो कवि को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने कम समय में इतना सारा परिवर्तन आ गया मौसम में। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा और उनको क्या लग रहा है, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। उनको विश्वास नहीं हो रहा और इसीलिए वो क्या सोच रहे हैं, यूं जलद यान, जलद का मतलब होता है बादल, यान का मतलब विमान, बादल वाले विमान में विचर विचर मीन्स घूम घूम कर इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र एक प्रकार के देव है, एंजल। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र देवता क्या कर रहे हैं, इंद्रजाल कर रहे हैं। इंद्रजाल का अर्थ है जादू, मैजिक। तो उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने कम समय में एक पर्वतीय प्रदेश में इतना परिवर्तन आ सकता है, और इसीलिए वो कहते हैं कि ये सब सत्य नहीं है, ये सब तो क्या है, जादू है। और ये जादू कौन कर रहा है, इंद्र देवता कर रहे हैं। वो अपने इंद्र विमान में घूम रहे हैं, इधर उधर विचर कर रहे हैं और अपनी जादू से चारों ओर जादू फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि ये सब कुछ सत्य नहीं है, सब कुछ क्या है, जादू ही जादू है। तो इसी के साथ मैं ये कविता समाप्त करती हूँ। आशा है आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप सभी को यदि ये पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।